आज हमारे पास जो सोर्स मटेरियल है वो है कंप्यूटर साइंस की टेक्स्ट बुक का पहला अध्याय, नेटवर्किंग की अवधारणाएं। अब हो सकता है सुनने में ये थोड़ा ड्राई लगे, लैन, वैन, सर्वर, ये सब शब्द हमने स्कूल में पढ़े हैं। बिल्कुल, और हमारा मकसद यहाँ उन परिभाषाओं को सिर्फ दोहराना नहीं है। सही कहा। हमारा मिशन है उस टेक्स्ट बुक के पन्नों के पीछे छिपी कहानी और मतलब उसकी फिलॉसफी को निकालना। हाँ, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक स्कूल लैब में प्रिंटर शेयर करने के मामूली से आइडिया से लेकर उस विशाल, अराजक लेकिन शानदार चीज तक जिसे हम इंटरनेट कहते हैं, हम पहुंचे कैसे। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की कहानी नहीं है, ये आइडियाज की कहानी है। बिल्कुल। तो चलिए इस सोच की गहराइयों में उतरते हैं। तो शुरुआत सबसे बुनियादी सवाल से करते हैं, लेकिन इसे एक अलग नजरिए से देखते हैं। एक मिटवर्ट है क्या? सोच कहता है स्वतंत्र कंप्यूटरों का संग्रह, पर यह तो मतलब एक बहुत ही अकादमिक परिभाषा हो गई। हाँ, बहुत किताबी है। असल में जब पहला नेटवर्क बना होगा तो वो किस समस्या को हल कर रहा था? प्रिंटर शेयर करना तो बाद की बात होगी। ये एक बेहतरीन सवाल है। देखिए, सबसे पहली और बड़ी समस्या थी संसाधनों का महंगा होना। अच्छा। 1960 और 70 के दशक में एक कंप्यूटर आज के सुपर कंप्यूटर जितना महंगा और बड़ा होता था। एक हार्ड डिस्क जिसे हम आज जेब में लेकर घूमते हैं, तब एक अलमारी जितनी बड़ी होती थी। ओहो। तो हर किसी के लिए एक कंप्यूटर या एक बड़ा स्टोरेज डिवाइस खरीदना नामुमकिन था। नेटवर्क का जन्म इस मजबूरी से हुआ कि चलो जो महंगा है उसे मिलकर इस्तेमाल करते हैं। यानी नेटवर्किंग का जो मूल विचार है वो साझा करना है। ये सिर्फ सुविधा नहीं थी, बल्कि एक आर्थिक जरूरत थी। बिल्कुल, रिसोर्स शेयरिंग इसका डीएनए है। चाहे वो एक महंगा प्रिंटर हो जिसे पेरिफेरल कहते हैं, या एक सेंट्रल कंप्यूटर पर रखा हुआ डेटाबेस। एक ही सॉफ्टवेयर लाइसेंस खरीद कर उसे सर्वर पर डाल देना ताकि सब इस्तेमाल कर सकें, ये सब लागत बचाने के तरीके थे। लेकिन फिर लोगों को धीरे धीरे समझ आया होगा कि वो सिर्फ मशीनें नहीं बल्कि जानकारी भी साझा कर रहे हैं। एग्जैक्टली। और यहीं से असली क्रांति शुरू हुई। और इसी जुड़ाव ने एक नया आयाम खोला, कम्युनिकेशन। हाँ, लोग अब सिर्फ एक ही कमरे में नहीं बल्कि अलग अलग शहरों से एक ही प्रोजेक्ट पर काम कर सकते थे। सही। ये दूसरा बड़ा फायदा बनकर उभरा। ईमेल, फाइल ट्रांसफर, ये सब उसी शुरुआती दौर के आविष्कार हैं। नेटवर्किंग ने भूगोल की सीमाओं को मतलब मिटाना शुरू कर दिया। और तीसरा, जिसका हम सब आज भरपूर इस्तेमाल करते हैं, रिमोट एक्सेस। बिल्कुल। आप अपने फोन से बैंक अकाउंट चेक करते हैं या फ्लाइट की टिकट बुक करते हैं। ये सब इसलिए मुमकिन है क्योंकि आप एक नेटवर्क के जरिए हजारों मील दूर रखे एक सर्वर से सीधे बात कर रहे हैं। लेकिन हर कनेक्शन की एक कीमत होती है ना? जैसे ही हम नेटवर्क से जुड़ते हैं, हम ताकतवर तो बनते हैं, पर साथ ही साथ असुरक्षित भी हो जाते हैं। ये नेटवर्किंग का अंतर्निहित विरोधाभास है। कनेक्शन आपको शक्ति देता है, लेकिन वही कनेक्शन आपको हमलों के लिए खोल भी देता है। एक अकेला कंप्यूटर काफी हद तक सुरक्षित है। हाँ। जैसे ही आप उसे नेटवर्क से जोड़ते हैं, कोई भी आपका डेटा चुरा सकता है। वायरस या वर्म्स आपके सिस्टम में घुस सकते हैं। और नेटवर्क जितना बड़ा होगा, खतरा उतना ही बढ़ जाएगा। सही कहा। और दूसरी चुनौती है इसे स्थापित करने की जटिलता। एक बड़ा, सुरक्षित और कुशल नेटवर्क बनाना और उसे चलाना एक बहुत ही विशेष कौशल है। ये बच्चों का खेल नहीं है। अच्छा, तो ARPANET से इंटरनेट तक का सफर, मुझे सोर्स मटेरियल में ये हिस्सा सबसे दिलचस्प लगा, क्योंकि ये कहानी किसी गराज में कुछ दोस्तों द्वारा शुरू नहीं हुई थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसकी शुरुआत तो अमेरिकी सेना ने की थी। ये एक फौजी प्रोजेक्ट से दुनिया का सबसे बड़ा सिविलियन नेटवर्क कैसे बन गया, ये कहानी नेटवर्किंग की आत्मा को समझने के लिए बहुत जरूरी है। बात है 1969 की। शीत युद्ध अपने चरम पर था। राइट। अमेरिकी रक्षा विभाग को एक चिंता सता रही थी। अगर परमाणु हमला हुआ और हमारे कम्युनिकेशन सेंटर तबाह हो गए तो हम जवाबी कार्रवाई कैसे करेंगे? ओह, तो ये एक सैन्य जरूरत से पैदा हुआ। हाँ, उन्हें एक ऐसे कम्युनिकेशन नेटवर्क की जरूरत थी जिसका कोई एक सेंट्रल कंट्रोल न हो। एक ऐसा नेटवर्क जो हिस्से टुकड़े हो जाने के बाद भी काम करता रहे। मतलब एक ऐसा नेटवर्क जिसे पूरी तरह से खत्म करना नामुमकिन हो। अगर एक शहर नक्शे से मिट भी जाए तो बाकी नेटवर्क अपने आप कोई दूसरा रास्ता खोज ले। एग्जैक्टली। और इसी सोच से ARPANET यानी एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क का जन्म हुआ। ये एक विकेंद्रीकृत मतलब डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क था। कमाल है। और मजे की बात यह है कि ARPANET पर जो सबसे पहला मैसेज भेजने की कोशिश की गई थी वो था लॉगिन।
अच्छा, लेकिन भेजने वाले ने जैसे ही L और O टाइप किया, सिस्टम क्रैश हो गया। हेलो की जगह, मतलब इंटरनेट की शुरुआत ही एक सिस्टम क्रैश से हुई। हाँ। जो शायद भविष्य के लिए एक परफेक्ट मेटाफर था। खैर, ARPANET सफल रहा और विश्वविद्यालयों और रिसर्च लैब्स के बीच लोकप्रिय हो गया। फिर 80 के दशक में नेशनल साइंस फाउंडेशन ने NSF-NET बनाया, जो और भी तेज था। आखिरकार इन दोनों नेटवर्कों को और कई दूसरे छोटे नेटवर्कों को आपस में जोड़ दिया गया और इसी नेटवर्कों के नेटवर्क को हमने इंटरनेट कहना शुरू किया। और ये सब एक कॉमन भाषा की वजह से मुमकिन हुआ। हाँ, जिसे हम आज TCP/IP प्रोटोकॉल कहते हैं। तो जिस इंटरनेट को आज हम शॉपिंग और सोशल मीडिया के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो असल में एक सैन्य तकनीक है जिसे परमाणु युद्ध झेलने के लिए बनाया गया था। ये वाकई हैरान करने वाला है। बिल्कुल। सोर्स में इंटरस्पेस का भी जिक्र है, एक 3D कम्युनिकेशन प्रोग्राम के तौर पर। क्या ये इंटरनेट का अगला कदम है? यह एक संभावित भविष्य की झलक है। इंटरस्पेस का आइडिया ये है कि हम टेक्स्ट और 2D वीडियो से आगे बढ़कर एक वर्चुअल 3D स्पेस में एक दूसरे से इंटरैक्ट करें, जैसे हम असल दुनिया में करते हैं। हाँ, आज जिसे हम मेटावर्स कह रहे हैं, उसकी परिकल्पना कई दशक पहले इंटरस्पेस के नाम से की गई थी। यह दिखाता है कि नेटवर्किंग का अंतिम लक्ष्य हमेशा से ही इंसानी संवाद को और ज्यादा सहज और वास्तविक बनाना रहा है। ठीक है, तो इस नेटवर्क के पीछे की फिलॉसफी और इतिहास तो समझ आ गया, लेकिन जब मैं अपने लैपटॉप पर एंटर दबाता हूँ तो असल में जादू क्या होता है? मेरा ईमेल दिल्ली से सैन फ्रांसिस्को तक का रास्ता खुद कैसे खोज लेता है? ये महज तारों का खेल नहीं है, ये फिलॉसफी का खेल है। यहीं पर सर्किट और पैकेट स्विचिंग की बहस शुरू होती है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। यह नेटवर्किंग का सबसे क्रांतिकारी कॉन्सेप्ट है। बताइए। इसे समझने के लिए दो अलग अलग फिलॉसफी को देखते हैं। पहली है सर्किट स्विचिंग। ये पुराने जमाने के टेलीफोन सिस्टम की तरह है। अच्छा। जब आप किसी को फोन करते थे तो ऑपरेटर आपके और दूसरे व्यक्ति के बीच एक पूरा भौतिक सर्किट, एक समर्पित तांबे का तार जोड़ देता था। तो एक डेडिकेटेड लाइन बन जाती थी। हाँ, जब तक आपकी बात चल रही है वो लाइन सिर्फ और सिर्फ आपकी है, भले ही आप दोनों चुप क्यों ना हो। मतलब एक गारंटीड परफेक्ट कनेक्शन, लेकिन बहुत ही अकुशल, क्योंकि जब कोई बोल नहीं रहा तब भी वो पूरा रिसोर्स बर्बाद हो रहा है। बिल्कुल। अब आते हैं दूसरी फिलॉसफी पर, पैकेट स्विचिंग। ये ARPANET के निर्माताओं की देन है। ओके। उन्होंने कहा, एक परफेक्ट कनेक्शन बनाने की कोशिश ही क्यों करें, मानकर चलो कि कनेक्शन अविश्वसनीय है और बीच बीच में टूटेगा। ये तो अजीब सोच है। उनका समाधान था, अपने मैसेज को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दो, जिन्हें पैकेट कहते हैं। हर पैकेट पर भेजने वाले और पाने वाले का पता लिख दो और उन्हें नेटवर्क में छोड़ दो। तो ये सारे पैकेट एक ही रास्ते से नहीं जाते? ये तो पूरी तरह से अव्यवस्था है। यही तो इसकी खूबसूरती है। ये नियंत्रित अव्यवस्था है। नियंत्रित अव्यवस्था, वाह। हर पैकेट एक स्वतंत्र यात्री की तरह है। वो नेटवर्क पर सबसे छोटा और सबसे तेज रास्ता अपनाता है। अच्छा। हो सकता है आपके ईमेल का एक पैकेट लंदन होकर जाए और दूसरा टोक्यो होकर। मंजिल पर पहुंचकर ये सारे पैकेट फिर से सही क्रम में जुड़ जाते हैं और आपका ईमेल बन जाता है। तो इसमें कोई समर्पित लाइन नहीं होती? नहीं, एक ही तार पर एक ही समय में हजारों लोगों के पैकेट सफर कर रहे होते हैं। यही कारण है कि इंटरनेट इतना कुशल और लचीला है। और अगर कोई रास्ता बंद हो जाए तो पैकेट अपने आप दूसरा रास्ता खोज लेते हैं। ये वही सैन्य सोच है, रेजिलियंस। तो ये सिर्फ एक तकनीक नहीं, ये एक पूरी तरह से अलग विश्व दृष्टि है। सर्किट स्विचिंग व्यवस्था में विश्वास करती है, जबकि पैकेट स्विचिंग अव्यवस्था और अनुकूलन को अपनाती है। कमाल है। बिल्कुल। तो इस केओस को मैनेज करने के लिए हमें किन बुनियादी औजारों की जरूरत पड़ती है? सोर्स में सर्वर, नोड, NIC कार्ड जैसी चीजों का जिक्र है। हाँ, ये इस सिस्टम के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। सबसे पहले तो आपको चाहिए नोड्स या वर्कस्टेशंस, यानी कोई भी कंप्यूटर जो नेटवर्क से जुड़ा है। सही, जैसे आपका लैपटॉप या फोन। फिर आपको चाहिए एक सर्वर। सर्वर को आप नेटवर्क का लाइब्रेरियन या मैनेजर समझ सकती हैं। ये वो शक्तिशाली कंप्यूटर है जो सारी फाइलों, वेबसाइटों और संसाधनों को संभालता है और दूसरे नोड्स को सेवाएं प्रदान करता है। सोर्स में डेडिकेटेड और नॉन डेडिकेटेड सर्वर की बात है जी। क्या ये बड़े और छोटे नेटवर्क का फर्क है? एक तरह से हाँ। डेडिकेटेड सर्वर एक ऐसा कुशल है जो सिर्फ और सिर्फ सर्वर का काम करता है,
ये बहुत शक्तिशाली होता है और बड़े नेटवर्क जैसे किसी कंपनी या यूनिवर्सिटी के नेटवर्क को संभालता है। और नॉन डेडिकेटेड? नॉन डेडिकेटेड सर्वर एक मल्टीटास्कर की तरह है। ये छोटे ऑफिस में किसी के डेस्क पर रखा कंप्यूटर हो सकता है जो सर्वर का काम भी कर रहा है और उस पर कोई व्यक्ति अपना रोज का काम भी कर रहा है। ऐसे नेटवर्क को पीयर टू पीयर कहते हैं ना? हाँ, जहाँ हर कंप्यूटर क्लाइंट भी है और सर्वर भी। और इन सबको आपस में जोड़ने वाली सबसे जरूरी कड़ी है NIC कार्ड। बिल्कुल, NIC कार्ड को आप कंप्यूटर का मुंह और कान समझ सकते हैं। अच्छा। ये कंप्यूटर की डिजिटल भाषा को उस भाषा में अनुवाद करता है जो नेटवर्क के तार समझ सकते हैं और बाहर से आने वाले सिग्नलों को वापस डिजिटल में बदलता है। और इसका एक यूनिक एड्रेस भी होता है। हाँ, और यही इसका सबसे बड़ा कमाल है, इसका मैक एड्रेस। दुनिया में बने हर NIC कार्ड को फैक्ट्री से ही एक यूनिक पता दिया जाता है। मतलब ये उस डिवाइस का डिजिटल फिंगरप्रिंट है। एग्जैक्टली, जो दुनिया में किसी और का नहीं हो सकता। इसी पते से नेटवर्क पर हर डिवाइस की सटीक पहचान होती है। ठीक है, अब इन नेटवर्कों के आकार की बात करते हैं। हम स्कूल में ये शब्द रटते हैं, पैन, लैन, मैन, वैन, लेकिन आज की दुनिया में क्या ये वर्गीकरण अब भी कोई मायने रखता है? ये एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल है। पारंपरिक रूप से ये वर्गीकरण भौगोलिक फैलाव पर आधारित था। पैन यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क आपके शरीर के आसपास का नेटवर्क है। आपका फोन, आपकी स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ हेडफोन। हाँ बिल्कुल, ये कुछ मीटर का होता है। लैन लोकल एरिया नेटवर्क एक बिल्डिंग या कैंपस तक सीमित होता है। मैन एक शहर। सही। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वैन वाइड एरिया नेटवर्क देशों या महाद्वीपों में फैला होता है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण खुद इंटरनेट है। बिल्कुल। लेकिन अब तो मैं अपने फोन के 5G हॉटस्पॉट से अपने लैपटॉप को कनेक्ट कर सकता हूं, जो तकनीकी रूप से एक पैन है पर मुझे स्पीड वैन जैसी मिलती है। तो यार रेखाएं धुंधली हो रही हैं। आपने बिल्कुल सही से समझा। लोकल का मतलब अब सिर्फ भौतिक रूप से पास नहीं रहा। आज नेटवर्किंग को भूगोल से ज्यादा उसके कार्य के आधार पर देखा जाना चाहिए। 5G, सैटेलाइट इंटरनेट और क्लाउड कंप्यूटिंग ने इन पुरानी सीमाओं को लगभग मिटा दिया है। अब हम एक ऐसे युग में हैं जहां नेटवर्किंग एक सीमलेस कंटिन्यूम की तरह है। एक चीज जो हमेशा मायने रखती है वो है स्पीड। हाँ, और यहीं पर बैंडविड्थ और डेटा ट्रांसफर रेट जैसे शब्द आते हैं। इन दोनों में अक्सर कंफ्यूजन होता है। क्या बैंडविड्थ और स्पीड एक ही चीज है? लगभग, पर एक सूक्ष्म अंतर है। आप बैंडविड्थ को एक हाईवे की चौड़ाई समझ सकते हैं कि एक साथ कितनी लेन है। अच्छा। और डेटा ट्रांसफर रेट DTR उस हाईवे पर गाड़ियों के चलने की वास्तविक रफ्तार है। तो जितनी चौड़ी सड़क उतनी तेज रफ्तार। जाहिर है, हाईवे जितना चौड़ा होगा मतलब बैंडविड्थ जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा गाड़ियां तेजी से निकल सकेंगी, मतलब DTR उतना ज्यादा होगा। तो बैंडविड्थ आपकी क्षमता है और DTR आपकी वास्तविक परफॉर्मेंस। बिल्कुल, जिसे हम बिट्स प्रति सेकंड में नापते हैं। तो इन सब का क्या मतलब है? आज हमने नेटवर्किंग की नींव को खंगाला। हमने देखा कि ये सिर्फ प्रिंटर शेयर करने से शुरू होकर एक ऐसी वैश्विक व्यवस्था बन गई जिसे परमाणु हमले झेलने के लिए डिजाइन किया गया था। हमने व्यवस्था और नियंत्रण यानी सर्किट स्विचिंग के ऊपर अव्यवस्था और अनुकूलन यानी पैकेट स्विचिंग की जीत देखी है। और ये सब एक ही मूल विचार पर आधारित है, कनेक्शन। हर तकनीकी निर्णय, चाहे वो विकेंद्रीकृत डिजाइन हो या पैकेट स्विचिंग, एक ही लक्ष्य की ओर था, इंसानों और मशीनों को जोड़ने का एक ज्यादा लचीला, ज्यादा कुशल और ज्यादा मजबूत तरीका खोजना। सही कहा। एक प्रिंटर साझा करने से लेकर दुनिया भर में तुरंत जानकारी भेजने तक नेटवर्किंग ने हमारे जीने, काम करने और एक दूसरे से जुड़ने के तरीके को मौलिक रूप से बदल दिया है। अंत में सोचने के लिए एक विचार छोड़ते हैं। सोर्स में इंटरस्पेस का उल्लेख भविष्य की एक दृष्टि के रूप में किया गया था, वास्तविक समय में 3D संचार। हाँ, इंटरनेट की पहली कोशिश एक क्रैश में खत्म हुई लो पर। आज का इंटरनेट पैकेटों के एक नियंत्रित तूफान पर चलता है। तो नेटवर्किंग के विकास का अगला चरण कैसा दिखेगा? क्या ये वाकई इंटरस्पेस जैसी एक इमर्सिव 3D दुनिया होगी? और उस वैश्विक सपने को हकीकत में बदलने के लिए किस तरह की नई खूबसूरत अव्यवस्था या क्रैश को हमें डिजाइन करना होगा? नमस्कार और आज की चर्चा में आपका स्वागत है। पिछली बार हमने नेटवर्क की अवधारणाओं को समझा था कि नेटवर्क क्या होता है और इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। आज हम इसे एक कदम और आगे ले जा रहे हैं। आज की हमारी चर्चा का विषय कंप्यूटर साइंस की किताब का दूसरा अध्याय है, नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट्स 2,
हम उन भौतिक चीजों के बारे में बात करेंगे जिनसे नेटवर्क बनता है, तारें, तरंगें और वो उपकरण जो सब कुछ एक साथ जोड़ते हैं। चलिए इसकी परतें खोलते हैं। बिल्कुल, ये समझना फैसिनेटिंग है कि कैसे डेटा असल में एक जगह से दूसरी जगह जाता है। क्या ये किसी तार के जरिए जाता है या हवा में तरंगों के रूप में? हाँ, और कंप्यूटर्स को किस तरह से व्यवस्थित किया जाता है। आज हम इन्हीं सवालों के जवाब जानेंगे जिन्हें ट्रांसमिशन मीडिया, नेटवर्क टोपोलॉजी और नेटवर्क डिवाइसेस कहा जाता है। तो शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। डेटा एक कंप्यूटर से दूसरे तक कैसे पहुंचता है? स्रोत सामग्री दो मुख्य तरीके बताती है, गाइडेड यानी वायर्ड मतलब तारों वाले, और अनगाइडेड मतलब वायरलेस। हाँ, और ये वर्गीकरण बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। पहले वायर्ड मीडिया की बात करते हैं। इसमें सबसे आम है ट्विस्टेड पेयर केबल। अच्छा, ट्विस्टेड पेयर, ये वही केबल है जो हमें हर ऑफिस में दिखती है। पर मेरे दिमाग में हमेशा ये सवाल आता है कि इन्हें ट्विस्टेड यानी घुमावदार क्यों कहते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, जब दो तारें एक दूसरे के बगल में सीधी रखी हों तो एक का सिग्नल दूसरे के सिग्नल में गड़बड़ पैदा करता है। इसे क्रॉसटॉक कहते हैं। मतलब एक तार की बातचीत दूसरे को सुनाई देने लगती है। एग्जैक्टली। तारों को एक दूसरे पर लपेट देने से वो एक दूसरे के असर को कैंसिल कर देते हैं। ये एक बहुत ही सिंपल और ब्रिलियंट सॉल्यूशन है। कमाल है। और इनके भी दो प्रकार होते हैं ना, शील्डेड मतलब एसटीपी और अनशील्डेड यूटीपी। हाँ, यूटीपी यानी अनशील्डेड आम घरों और ऑफिस के लिए परफेक्ट है। लेकिन सोचिए एक फैक्ट्री के बारे में जहां बड़ी बड़ी मशीनें चल रही हैं। अच्छा, वहां बहुत इलेक्ट्रिकल नॉइज होगा। बिल्कुल, उसी भारी शोर से बचाने के लिए एसटीपी केबल का इस्तेमाल होता है, जिसमें तारों के ऊपर एक मेटल की एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन लेयर होती है। गॉट इट। अब बात करते हैं उस मोटी वाली केबल की जो पुरानी केबल टीवी में दिखती थी, कोएक्सियल केबल। हाँ, वो ट्विस्टेड पेयर के मुकाबले एक किले की तरह बनी है। बीच में मेन तार, फिर इंसुलेटर, फिर एक मेटल की जाली और सबसे बाहर एक मजबूत प्लास्टिक जैकेट। इसीलिए वो शोर से बेहतर तरीके से बच पाती है। और फिर आता है वायर टेक्नोलॉजी का शहंशाह, ऑप्टिकल फाइबर। ये तो पूरी तरह से अलग खेल है। और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। ये कांच या प्लास्टिक के हमारे बाल से भी पतले धागों से बनी होती है और डेटा को लाइट पल्सेस के रूप में भेजती है। मतलब इसमें बिजली का कोई काम ही नहीं है? कोई काम नहीं। इसकी बनावट में 3 परतें हैं। सबसे अंदर कोर, जिससे प्रकाश गुजरता है। उसके ऊपर क्लैडिंग, जो एक शीशे की तरह काम करती है और प्रकाश को वापस कोर के अंदर ही रखती है। और सबसे बाहर सुरक्षा के लिए कोटिंग। हाँ, जिसे बफर कोटिंग कहते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि इस पर किसी भी तरह के इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस का कोई असर ही नहीं होता और ये बहुत सुरक्षित भी है। पर ये महंगी और नाजुक भी बहुत होती होगी। बिल्कुल, इसे लगाना और जोड़ना एक स्पेशलिस्ट का काम है। ये लॉन्ग डिस्टेंस, हाई स्पीड कम्युनिकेशन के लिए बेहतरीन है, लेकिन हर डिवाइस तक इसे लाना फिलहाल बहुत महंगा है। तो ये तो हुई तारों की दुनिया। अब अगर इन तारों को हटा दें तो वायरलेस की दुनिया में सबसे पहला नाम आता है इंफ्रारेड का, जैसे हमारा टीवी रिमोट। एकदम सही। ये शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन के लिए, और इसकी सबसे बड़ी शर्त है लाइन ऑफ साइट। मतलब भेजने वाले और पाने वाले के बीच कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। हाँ, इसीलिए आप दूसरे कमरे से चैनल नहीं बदल सकते। ये दीवारों के आर पार नहीं जा सकती। ठीक है, पर मेरा वाईफाई तो दीवारों के आर पार काम करता है, वो कैसे? उसके लिए हम इंफ्रारेड से एक कदम आगे बढ़कर रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करते हैं। ये लंबी दूरी तय कर सकती हैं और दीवारों जैसी रुकावटों को भी पार कर सकती हैं। हमारा वाईफाई और मोबाइल फोन सब इसी पर चलते हैं। हाँ, बिल्कुल। और माइक्रोवेव्स, ये रेडियो वेव्स से कैसे अलग है? माइक्रोवेव्स भी इंफ्रारेड की तरह ही लाइन ऑफ साइट पर काम करती हैं। लंबी दूरी तक सिग्नल भेजने के लिए हमें ऊंची इमारतों या पहाड़ों पर ट्रांसमीटर और रिसीवर लगाने पड़ते हैं। और अगर रास्ते में कोई पहाड़ जैसी रुकावट हो तो सिग्नल को रीट्रांसमिट करने के लिए रिपीटर्स का इस्तेमाल होता है। अच्छा, और इसी आइडिया को जब हम अंतरिक्ष में ले जाते हैं तो सैटेलाइट्स की बात आती है ना? एग्जैक्टली। आप सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में तैरते हुए माइक्रोवेव रिपीटर्स की तरह सोच सकते हैं। पृथ्वी से सिग्नल सैटेलाइट को भेजा जाता है, जिसे अपलिंक कहते हैं। और सैटेलाइट उसे मजबूत करके वापस पृथ्वी पर भेज देता है, जिसे डाउनलिंक कहते हैं। हाँ, और वो पृथ्वी के एक बहुत बड़े हिस्से को कवर करता है। डीटीएच टीवी इसी का उदाहरण है, पर यह बहुत महंगा सौदा है। ओके, तो अब हमें पता चल गया है कि डेटा किन रास्तों से होकर जाता है। अब समझते हैं कि कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ा कैसे जाता है, मतलब नेटवर्क टोपोलॉजी। हाँ, यानी नोड्स या कंप्यूटर्स के जुड़ने का पैटर्न। और ये पैटर्न नेटवर्क की परफॉर्मेंस पर बहुत असर डालता है। 3 मुख्य प्रकार बताए गए हैं: बस, स्टार और ट्री।
तो सबसे पहले बस टोपोलॉजी, इसे एक मेन रोड की तरह समझ सकते हैं जिसके दोनों तरफ सारे घर जुड़े हुए हैं। बहुत अच्छा उदाहरण है। इसमें सभी डिवाइस एक ही मुख्य केबल यानी बस से जुड़े होते हैं। इसका फायदा है कि इसमें केबल कम लगती है और ये सरल है। पर इसमें एक बहुत बड़ी गड़बड़ है। अगर उस मेन रोड पर बीच में कोई प्रॉब्लम आ गई तो पूरा नेटवर्क ठप हो जाता है। यही इसका सबसे बड़ा नुकसान है और खराबी का पता लगाना भी बहुत मुश्किल होता है। इसी कमी को दूर करने के लिए स्टार टोपोलॉजी आई। अच्छा, इसमें क्या अलग है? इसमें सारे कंप्यूटर एक सेंट्रल डिवाइस जिसे हब या स्विच कहते हैं से जुड़े होते हैं। मतलब अब हर घर की अपनी एक अलग गली है जो सीधे शहर के मेन चौक तक जाती है। बिल्कुल। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर किसी एक कंप्यूटर की केबल खराब होती है तो बाकी नेटवर्क पर कोई असर नहीं पड़ता और खराबी का पता लगाना भी आसान हो गया। लेकिन इसमें केबल ज्यादा लगती होगी। हाँ, केबल ज्यादा लगती हैं और अगर वो सेंट्रल हब ही फेल हो गया तो पूरा नेटवर्क एक साथ डाउन हो जाएगा। सही कहा। और तीसरी है ट्री टोपोलॉजी। हाँ, ये बस और स्टार टोपोलॉजी का एक कॉम्बिनेशन है। ये एक पेड़ की तरह दिखता है जिसकी एक मुख्य जड़ और फिर शाखाएं होती हैं। ये एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर वाले नेटवर्क के लिए सबसे अच्छा है। ठीक है, तो हमारे पास रास्ते यानी मीडिया हैं और नक्शे यानी टोपोलॉजी भी है। लेकिन इन सबको चलाने के लिए कुछ खास उपकरणों की जरूरत होती होगी। बिल्कुल। ये डिवाइसेस नेटवर्क के ट्रैफिक पुलिस और मैनेजर की तरह काम करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मॉडेम की। हाँ, मॉडेम, इसका नाम ही इसका काम बताता है। एमोड्यूलेटर डीमोड्यूलेटर। अच्छा। ये कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग में बदलता है ताकि वो टेलीफोन लाइन पर जा सके। हाँ, और दूसरी तरफ एनालॉग सिग्नल को वापस डिजिटल में बदलता है। ठीक है। और RJ45 कनेक्टर, हाँ। ये तो वो छोटा सा प्लास्टिक का क्लिप है जो केबल के आखिर में लगा होता है। हाँ, वो ट्रांसपेरेंट क्लिप जो आपके लैपटॉप के पोर्ट में क्लिक करके लगता है। ये कंप्यूटर को लैन से जोड़ता है। और वो जिस पोर्ट में लगता है वो ईथरनेट कार्ड का हिस्सा होता है, राइट? बिल्कुल। ईथरनेट कार्ड या NIC, हाँ। ये एक हार्डवेयर है जो कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ने की क्षमता देता है। अब आते हैं स्विच पर। आपने कहा था कि ये एक इंटेलिजेंट डिवाइस है, वो कैसे? इसे ऐसे समझिए, पुराना डिवाइस हब एक ऐसे पोस्टमैन की तरह था जो लॉबी में जोर से चिल्लाता है, चिट्ठी आई है। भले ही वो एक ही घर के लिए हो, पूरी बिल्डिंग डिस्टर्ब होती है। नेटवर्क में बेवजह का ट्रैफिक बढ़ जाता है। हाँ, जबकि स्विच एक स्मार्ट पोस्टमैन है। वो चुपचाप सही लेटर बॉक्स में चिट्ठी डाल देता है। वो डेटा पैकेट को सिर्फ उसी कंप्यूटर को भेजता है जिसके लिए वो होता है। दैट्स अ ग्रेट एनालॉजी। अब बात करते हैं रिपीटर की। जब सिग्नल लंबी दूरी तय करते हुए कमजोर हो जाता है तो रिपीटर उसे एम्पलीफाई करके या दोबारा बनाकर आगे भेजता है। मतलब ये सिग्नल को बस मजबूत करता है, इसमें कोई इंटेलिजेंस नहीं है। नहीं, कोई इंटेलिजेंस नहीं है। इंटेलिजेंस के लिए हमें चाहिए एक राउटर। हाँ, राउटर तो बहुत जरूरी डिवाइस है। ये दो अलग अलग नेटवर्कों को जोड़ता है, जैसे मेरे घर के नेटवर्क को इंटरनेट से। बिल्कुल। और ये सिर्फ जोड़ता नहीं बल्कि डेटा के लिए सबसे अच्छा रास्ता भी तय करता है। इट चार्ट्स द बेस्ट पाथ। और गेटवे, ये राउटर से भी ज्यादा शक्तिशाली कैसे है? गेटवे एक अनुवादक या इंटरप्रेटर की तरह है। ये दो ऐसे नेटवर्कों को जोड़ता है जो बिल्कुल अलग अलग नियमों या प्रोटोकॉल पर काम करते हैं। ये उनके बीच कम्युनिकेशन संभव बनाता है। अच्छा, और आखिर में वाईफाई कार्ड? ये तो सीधा है। जैसे वायर्ड नेटवर्क के लिए ईथरनेट कार्ड, वैसी वायरलेस के लिए वाईफाई कार्ड। ये कंप्यूटर को वायरलेस नेटवर्क से जुड़ने की सुविधा देता है। तो आज हमने देखा कि एक नेटवर्क को बनाने वाले भौतिक घटक कौन-कौन से हैं। हमने तारों और वायरलेस तरंगों के बारे में जाना, कंप्यूटरों को जोड़ने के अलग-अलग तरीकों को समझा और उन सभी उपकरणों पर भी बात की जो इस पूरे सिस्टम को चलाते हैं। हाँ, हमने नेटवर्क का पूरा भौतिक शरीर तैयार कर लिया है। पर यहाँ सोचने वाली एक बात यह है कि जब इतने सारे डिवाइस एक ही नेटवर्क पर होते हैं तो वे आपस में बिना किसी टकराव के प्रभावी ढंग से संवाद कैसे करते हैं? ये तो बहुत जरूरी सवाल है। अगर दो डिवाइस एक ही समय पर डेटा भेजने की कोशिश करें तो क्या होगा? ये एक बहुत ही अहम सवाल है। इस भौतिक ढांचे के ऊपर नियमों और प्रक्रियाओं की एक परत होती है जिसे प्रोटोकॉल कहते हैं, जो ये सुनिश्चित करती है कि सब कुछ सुचारू रूप से चले। शायद अगली बार हम इसी पर बात कर सकते हैं। आज की इस गहन चर्चा के लिए धन्यवाद। नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम इंटरनेट की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरने वाले हैं। हाँ,
आज हम उन अदृश्य नियमों की बात करेंगे जिनके बिना हमारा ये डिजिटल जीवन मतलब चल ही नहीं सकता। हमारे हाथ में एक कंप्यूटर विज्ञान की किताब का अध्याय 3 है जो नेटवर्क प्रोटोकॉल्स पर केंद्रित है। ये शब्द सुनने में थोड़ा सूखा लग सकता है, प्रोटोकॉल। हाँ बिल्कुल, लेकिन असल में ये इंटरनेट की आत्मा है। तो आज हमारा मकसद यही समझना है, जब हम ब्राउजर में कुछ टाइप करके एंटर दबाते हैं तो उस 1 सेकंड में पर्दे के पीछे क्या होता है, या कैसे एक ही मेल दुनिया के दूसरे कोने में पहुंच जाता है। तो चलिए आज इंटरनेट की इस मशीनरी को थोड़ा खोल कर देखते हैं। शुरू करने से पहले एक बुनियादी सवाल, ये प्रोटोकॉल आखिर है क्या चीज? देखिए, इसे ऐसे समझिए कि ये कंप्यूटरों के बीच बातचीत करने का एक तय तरीका है, एक तरह से नियमों का सेट। एक साझा भाषा जैसी। हाँ बिल्कुल, एक साझा भाषा जिसके बिना 2 डिवाइस एक दूसरे की बात समझ ही नहीं पाएंगे। मतलब ये एक डिजिटल शिष्टाचार है, जैसे हम इंसानों में होता है कि नमस्ते कैसे कहना है। आप ऐसा कह सकते हैं, पर ये उससे कहीं ज्यादा जरूरी है। और यहीं पर एक बहुत ही कमाल की चीज आती है जिसे हमारे स्रोत में प्रोटोकॉल इंडिपेंडेंस कहा गया है। अच्छा, वो क्या है? इसका मतलब है कि अलग अलग काम करने वाले दर्जनों प्रोटोकॉल एक ही इंटरनेट केबल या वाईफाई सिग्नल पर एक साथ काम कर सकते हैं, बिना एक दूसरे से टकराए। हाँ, वेब ब्राउजिंग, वीडियो स्ट्रीमिंग, गेमिंग, सब कुछ एक ही पाइपलाइन से गुजर रहा है, फिर भी कोई गड़बड़ नहीं। ये इंटरनेट के डिजाइन की सबसे बड़ी खूबियों में से एक है। कमाल है। तो चलिए इस पाइपलाइन के सबसे बड़े और सबसे जरूरी हिस्से से शुरू करते हैं, TCP/IP। हाँ, TCP/IP। ये नाम तो बहुत सुना है, लेकिन ये असल में करता क्या है? दिलचस्प बात यह है कि TCP/IP कोई एक प्रोटोकॉल नहीं है। अच्छा, ये 2 दोस्तों की एक टीम है जो मिलकर काम करती है। TCP और IP दोनों का काम बिल्कुल अलग है, पर एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। ठीक है, तो इस टीम में पहला खिलाड़ी है TCP। इसका क्या रोल है? TCP का पूरा नाम है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इसमें कंट्रोल शब्द सबसे जरूरी है। सोचिए, आपको एक बहुत बड़ी किताब दिल्ली से मुंबई भेजनी है। ठीक है। तो TCP क्या करता है? वो उस किताब के हर पन्ने को फाड़कर उन पर नंबर डालकर, मतलब पेज 1, पेज 2, पेज 3, और उन्हें अलग अलग लिफाफों में डालकर भेजता है। अच्छा, तो ये डेटा को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देता है। पर ऐसा क्यों? इसके फायदे हैं। पहला, अगर कोई एक लिफाफा रास्ते में खो भी जाए तो सिर्फ वो एक पन्ना दोबारा भेजना पड़ेगा, पूरी किताब नहीं। एकदम सही। और दूसरा, TCP ये भी पक्का करता है कि मुंबई पहुंचने पर सारे पन्ने सही क्रम में वापस जोड़े जाएं, ताकि कहानी का मतलब न बदले। समझ गया। तो TCP एक तरह से डेटा का क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर है। बिल्कुल, बहुत जिम्मेदार मैनेजर है। तो फिर इस टीम के दूसरे खिलाड़ी IP का क्या काम है? IP यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगर TCP मैनेजर है तो IP एक हाई स्पीड कुरियर बॉय है। कुरियर बॉय? हाँ, उसका सिर्फ एक काम है, हर लिफाफे पर सही पता लिखना और उसे डेस्टिनेशन की तरफ रवाना कर देना। इस पते को हम IP एड्रेस कहते हैं। तो IP को इस बात से मतलब नहीं कि अंदर क्या है? कोई मतलब नहीं, ना अंदर क्या है, ना वो किस क्रम में पहुंच रहा है। उसका काम सिर्फ डिलीवरी करना है। तो TCP जिम्मेदारी लेता है और IP उसे सही पते पर पहुंचाता है। और ये IP एड्रेस हमारे स्रोत में लिखा है कि ये 32 बिट बाइनरी नंबर होता है, जैसे 140.179.220.200। ये थोड़ा समझाएंगे? सोचिए, इंटरनेट पर हर डिवाइस का अपना एक यूनिक फोन नंबर होता है। यही IP एड्रेस है। और ये जो पुराने वाले एड्रेस थे ना, वो 32 बिट के थे। मतलब उनसे लगभग 4 अरब यूनिक एड्रेस बन सकते थे। हाँ, और जब इंटरनेट बना था तब लगा था कि ये तो कभी खत्म ही नहीं होंगे। लेकिन आज तो हर किसी के पास फोन, लैपटॉप, स्मार्ट टीवी सब कुछ है। बिल्कुल, तो ये पते कम पड़ने लगे। जैसे शहरों में पुराने फोन नंबर खत्म हो जाते हैं और नए एरिया कोड लाने पड़ते हैं। एकदम सही एनालॉजी है। इसीलिए अब इंटरनेट धीरे धीरे एक नए बहुत लंबे एड्रेस सिस्टम पर शिफ्ट हो रहा है, जिसे IP6 कहते हैं। उसमें तो बहुत ज्यादा एड्रेस होंगे। इतने ज्यादा कि हम धरती के हर एक अणु को भी एक IP एड्रेस दे सकते हैं। वाह! तो TCP/IP डेटा के लिए एक हाईवे सिस्टम की तरह है। हाँ, कह सकते हैं। लेकिन जब हमें किसी खास जानकारी जैसे एक वेबसाइट तक पहुंचना हो तो क्या? हाईवे पर तो करोड़ों गाड़ियां हैं, पर मुझे तो गूगल के ऑफिस जाना है। बहुत अच्छा सवाल है। TCP/IP सिर्फ डेटा को पहुंचाता है, उसे ये नहीं पता कि उस डेटा का मतलब क्या है।
तो उसके लिए कोई अलग नियम है? हाँ, वेब पेज देखने के लिए हमें एक और प्रोटोकॉल की जरूरत होती है जो ब्राउजर और सर्वर के बीच की भाषा तय करे, और यहीं पर HTTP की एंट्री होती है। HTTP यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल? बिल्कुल, ये वर्ल्ड वाइड वेब की भाषा है। और यहाँ पर ये हाइपरटेक्स्ट शब्द ये थोड़ा अजीब है, इसका क्या मतलब है? हाइपरटेक्स्ट का मतलब है ऐसा टेक्स्ट जिसमें लिंक हो। अच्छा, जैसे हम किसी नीले रंग के शब्द पर क्लिक करते हैं और एक नए पेज पर पहुंच जाते हैं। वही आप हाइपरटेक्स्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। HTTP इन्हीं लिंक्ड दस्तावेजों को एक कंप्यूटर से आपके कंप्यूटर तक लाने का नियम है। हमारे स्रोत में HTTP की एक बहुत ही अजीब खासियत बताई गई है। कौन सी? कि ये स्टेटलेस है, मतलब कि सर्वर हर क्लिक के बाद भूल जाता है कि आप कौन हैं। ये तो बहुत ही अव्यावहारिक लगता है। हाँ, पहली बार सुनने में ऐसा ही लगता है। फिर ऑनलाइन शॉपिंग कार्ट कैसे याद रखती हैं कि मैंने क्या क्या सामान चुना है? ये HTTP का सबसे दिलचस्प पहलू है, और ये कोई कमी नहीं बल्कि इसकी सबसे बड़ी ताकत है। ताकत? कैसे? सोचिए, गूगल या Amazon के सर्वर पर हर सेकंड करोड़ों रिक्वेस्ट आती हैं। अगर सर्वर को हर एक विजिटर का हिसाब रखना पड़ता तो वो कब का क्रैश हो चुका होता। अच्छा, HTTP का ये भुलक्कड़पन ही उसे इतना तेज और विशाल बनाता है। हर रिक्वेस्ट एक नई ताज़ा बातचीत होती है। तो फिर शॉपिंग कार्ट का राज क्या है? इसका राज है कुकीज जैसी तकनीकों में। जब सर्वर को आपको याद रखने की जरूरत होती है तो वो आपके ब्राउजर में एक छोटी सी टेक्स्ट फाइल, मतलब कुकी, रख देता है, और अगली बार ब्राउजर वो कुकी सर्वर को दिखाता है। हाँ, और सर्वर को याद आ जाता है, अरे ये तो वही है जिन्होंने पिछली बार शॉपिंग कार्ट में 3 किताबें डाली थीं। असल में पूरी ई-कॉमर्स इंडस्ट्री सिर्फ इसलिए बनी है ताकि HTTP के इस स्टेटलेस डिजाइन के ऊपर एक याददाश्त बनाई जा सके। ये तो सच में कमाल की बात है। मतलब ये एक फीचर है, बग नहीं। बिल्कुल। अच्छा, वेब पेज देखने के अलावा जब हमें कोई फाइल डाउनलोड या अपलोड करनी हो, जैसे कोई PDF या सॉफ्टवेयर, तब क्या होता है? उसके लिए एक ज्यादा पुराना और सीधा साधा प्रोटोकॉल भी है जिसे कहते हैं FTP। FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाँ, जैसा कि नाम से जाहिर है, इसका जन्म ही एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइलें भेजने के लिए हुआ था। ठीक है, अब आते हैं रोजमर्रा के एक और जरूरी काम पर, ईमेल। हम सेंड बटन दबाते हैं और संदेश गायब। ये जादू कैसे होता है? यहाँ पर कहानी थोड़ी और दिलचस्प हो जाती है। क्यों? क्योंकि ईमेल के लिए एक नहीं बल्कि अलग अलग कामों के लिए अलग अलग प्रोटोकॉल हैं। एक भेजने के लिए और दूसरा पाने के लिए। अच्छा, तो ईमेल भेजने के लिए कौन सा है? ईमेल भेजने का काम करता है SMTP, यानी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। SMTP? हाँ, जब आप ईमेल भेजते हैं तो आपका ईमेल प्रोग्राम SMTP का इस्तेमाल करके उसे आपके सर्विस प्रोवाइडर के सर्वर तक पहुंचाता है। तो SMTP एक पुश प्रोटोकॉल है। यह आपके आउटबॉक्स से मेल को बाहर की दुनिया में धकेलता है। और जब ईमेल हमारे इनबॉक्स में आता है, उसे कौन संभालता है? ईमेल पाने के लिए जो पुराना और सरल तरीका है वो है POP3, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3। हाँ, ये एक डिजिटल पोस्ट ऑफिस की तरह है। आपका मेल सर्वर पर आता है और वहां इंतजार करता है। जब आप अपना ईमेल क्लाइंट खोलते हैं तो POP3 आपके सारे मेल सर्वर से डाउनलोड करके आपके कंप्यूटर पर ले आता है और सर्वर से डिलीट कर देता है आमतौर पर। हाँ, यानी अगर मैंने अपने लैपटॉप पर ईमेल डाउनलोड कर लिए तो मैं उन्हें अपने फोन पर नहीं देख पाऊंगा। बिल्कुल सही, यही POP3 की सबसे बड़ी सीमा है। तो इसका कोई हल है ना? इसीलिए आज की दुनिया में एक ज्यादा आधुनिक प्रोटोकॉल IMAP ज्यादा इस्तेमाल होता है। IMAP, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। IMAP आपके ईमेल को सर्वर पर ही रखता है और आपके सभी डिवाइस को सर्वर के साथ सिंक करता है। अच्छा, तो अगर मैं फोन पर कोई ईमेल पढ़ता हूँ तो वो लैपटॉप पर भी पढ़ा हुआ दिखेगा? बिल्कुल, अगर आप लैपटॉप पर कोई फोल्डर बनाते हैं तो वो फोन पर भी बन जाएगा। IMAP आज के हमेशा कनेक्टेड जीवन के लिए बना है। तो SMTP धक्का देता है, POP3 खींचकर एक ही जगह रख देता है और IMAP हर जगह से देखने की सुविधा देता है। अब ये पूरी तरह साफ हो गया। एकदम सही। चलिए अब कुछ और खास प्रोटोकॉल्स की बात करते हैं। मान लीजिए कोई डेवलपर है जो दिल्ली में बैठकर बैंगलोर में रखे किसी सर्वर पर काम करना चाहता है, वो कैसे करेगा? इसके लिए जो क्लासिक प्रोटोकॉल है वो है टेलनेट। यह आपको एक रिमोट कंप्यूटर से कनेक्ट करने और उसे कमांड लाइन के जरिए कंट्रोल करने की सुविधा देता है।
ऐसा लगता है जैसे आप उसी कंप्यूटर के कीबोर्ड पर टाइप कर रहे हो। हाँ बिल्कुल, लेकिन टेलनेट की एक बड़ी समस्या है। क्या? ये सुरक्षित नहीं है। आपका पासवर्ड और सारा डेटा प्लेन टेक्स्ट में भेजा जाता है, जिसे कोई भी बीच में पढ़ सकता है। तो आज इसका कोई इस्तेमाल नहीं करता होगा? पेशेवर माहौल में तो लगभग नहीं। टेलनेट की इसी कमी की वजह से एक नए और बहुत सुरक्षित प्रोटोकॉल का जन्म हुआ, जिसे SSH कहते हैं। SSH, सिक्योर शेल। हाँ, SSH भी वही काम करता है, लेकिन सारे डेटा को इनक्रिप्ट कर देता है। टेलनेट आज एक ऐतिहासिक प्रोटोकॉल की तरह है। हमारे स्रोत में PPP का भी जिक्र है, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। ये क्या चीज है? PPP उन लोगों को जरूर याद होगा जिन्होंने डायल अप मॉडेम का जमाना देखा है। हाँ, वो जो एक अजीब सी आवाज आती थी कनेक्ट करते वक्त। बस वो असल में आपका कंप्यूटर PPP प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के साथ एक सीधा कनेक्शन बना रहा होता था। और आज की सबसे आम चीज इंटरनेट पर फोन कॉल करना, यानी VoIP। ये कैसे काम करता है? हाँ, VoIP यानी वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल असल में प्रोटोकॉल्स का एक समूह है। ये भी डेटा को पैकेट्स में तोड़ता है? बिल्कुल, ये आपकी आवाज को हजारों छोटे छोटे डिजिटल पैकेट्स में तोड़ता है, उन्हें इंटरनेट पर भेजता है और दूसरी तरफ उन्हें फिर से जोड़कर आवाज बना देता। वो तब होता है जब आपके कुछ डेटा पैकेट्स रास्ते में खो जाते हैं। इसे पैकेट लॉस कहते हैं। तो अगर हम आज की पूरी चर्चा को देखें तो ये साफ है कि इंटरनेट कोई एक जादुई चीज नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये असल में इन ढेरों स्पेशलिस्ट प्रोटोकॉल्स की एक ऑर्केस्ट्रा की तरह है। हर कोई अपना काम कर रहा है और सब मिलकर एक सुर में बज रहे हैं। बिल्कुल, ये प्रोटोकॉल इंटरनेट के गुमनाम हीरो हैं। ये वो ट्रैफिक रूल्स है जिनके बिना हर तरफ सिर्फ केओस और डेटा का जाम होता। ये नियम और ये भरोसा, ये हमारी डिजिटल दुनिया को संभव बनाते हैं। हाँ, ये सुनिश्चित करते हैं कि हम जो भेज रहे हैं वो सही जगह, सही तरीके से और सही रूप में पहुंचे। अंत में एक विचार जिस पर सोचना जरूरी है। हाँ, हमारे स्रोत में एक बहुत ही गंभीर बात का जिक्र है जो SMTP यानी ईमेल भेजने वाले प्रोटोकॉल से जुड़ी हैं। क्या बात है? उसमें बताया गया है कि SMTP को जब बनाया गया था तो उसे बहुत ही सरल और भरोसे पर आधारित बनाया गया था। इसका एक बड़ा नुकसान ये है कि कोई भी व्यक्ति नकली फ्रॉम एड्रेस के साथ ईमेल भेज सकता है। मतलब प्रोटोकॉल में कोई तरीका ही नहीं है ये वेरीफाई करने का कि भेजने वाला सच में वही है जो वो कह रहा है। कोई तरीका नहीं है। और इसी वजह से हमें इतने सारे स्पैम और फिशिंग ईमेल आते हैं जो लगते तो बैंक से आए पर होते नहीं है। ठीक यहीं से एक बड़ा सवाल उठता है। इंटरनेट को मूल रूप से खुलेपन, सादगी और आपसी विश्वास के सिद्धांतों पर बनाया गया था। पर आज की दुनिया अलग है। हाँ, आज की दुनिया सुरक्षा, प्राइवेसी और पहचान की पुष्टि पर जोर देती है। तो सवाल ये है कि हम इन मूल सिद्धांतों को आज की जरूरतों के साथ कैसे संतुलित करें। इंटरनेट प्रोटोकॉल की अगली पीढ़ी को स्पैम, पहचान की चोरी और गलत सूचना जैसी किन नई चुनौतियों को डिजाइन के स्तर पर ही हल करना होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब भविष्य ही तय करेगा। नमस्कार, आज हम उस दुनिया की परतों को खोलने जा रहे हैं जिसमें हम सब रहते तो हैं पर शायद उसे पूरी तरह समझते नहीं। हमारी डिजिटल दुनिया। हाँ, हमारी डिजिटल दुनिया। हमारे हाथ में मौजूद फोन से लेकर उन वेबसाइट्स तक जिन्हें हम रोज ब्राउज करते हैं, ये सब कुछ आखिर काम कैसे करता है? बिल्कुल। हमारे पास कंप्यूटर विज्ञान की एक किताब का अध्याय 4 है और आज हम इसी के जरिए मोबाइल टेक्नोलॉजी, नेटवर्क सुरक्षा और इंटरनेट के दिल में उतरकर देखेंगे। बिल्कुल। और ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं है, ये एक तरह से उस अदृश्य बुनावट को समझने की कोशिश है जिसने हमारे बात करने, काम करने और यहाँ तक कि सोचने के तरीके को भी बदल दिया है। सही बात है। हम देखेंगे कि 1G के दौर के उन भारी भरकम फोनों से 4G की वीडियो स्ट्रीमिंग तक का सफर कैसा रहा, और ये भी समझेंगे कि इस कनेक्टेड दुनिया में वायरस और ट्रोजन हॉर्स जैसे डिजिटल दुश्मन कैसे पनपते हैं। और हम इन दुश्मनों से बचाव के तरीकों, मतलब फायरवॉल और साइबर कानूनों पर भी बात करेंगे। हमारा मकसद सिर्फ परिभाषाएं दोहराना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि ये सारे हिस्से एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत वहीं से करते हैं जो शायद हम सबकी दुनिया का केंद्र है, हमारा मोबाइल फोन। सिर्फ आवाज से वीडियो तक का ये सफर जी यानी जनरेशन में कैसे तय हुआ? ये एक कमाल की कहानी है, कैसे हर एक जी ने संभावनाओं का एक नया दरवाजा खोला। जब 1980s के दशक में 1G आया तो वो अपने आप में एक क्रांति थी। बिल्कुल, बिना तार के बात करना। हाँ, आप बिना ताल के बात कर सकते थे।
लेकिन ये एनालॉग टेक्निक थी। इसका मतलब है आवाज की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं थी और सुरक्षा तो लगभग थी ही नहीं। सुरक्षा नहीं थी मतलब कोई भी सही फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करके आपकी बातें सुन सकता था। अच्छा, यानी प्राइवेसी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। फिर आया 2G, जिसने डिजिटल दुनिया की नींव रखी। उसने क्या बदला? 2G ने, आप समझिए, सब कुछ बदल दिया। डिजिटल होने का सबसे बड़ा फायदा था एन्क्रिप्शन। हाँ, आपकी बातचीत अब कोड में बदल कर जाती थी, जिससे वो काफी हद तक सुरक्षित हो गई। और यहीं से हमें SMS और वॉइसमेल जैसी चीजें मिली, जो आज बहुत मामूली लगती हैं। पर उस वक्त ये जादू जैसा था। इसने GSM तकनीक का इस्तेमाल किया, जो आज भी दुनिया में एक बड़ा स्टैंडर्ड है। अच्छा, इस अध्याय में 2G के अंदर भी कुछ जटिल शब्द है, FDMA, TDMA, CDMA। क्या हम इन्हें आसान भाषा में समझ सकते हैं? ये असल में क्या समस्या सुलझा रहे थे? ये तीनों एक ही समस्या का समाधान थे। एक लिमिटेड एयरवेव मतलब फ्रीक्वेंसी पर एक ही समय में ज्यादा से ज्यादा लोगों को कैसे बात करने दी जाए। इसे ऐसे समझिए कि आपके पास एक ही लेन की सड़क है। FDMA ने कहा, हम सड़क को कई पतली पतली गलियों में बांट देते हैं और हर गाड़ी को अपनी एक गली दे देते। यानी हर यूजर को एक अलग फ्रीक्वेंसी। सही। TDMA ने कहा, नहीं, सड़क एक ही रहेगी, लेकिन हर गाड़ी को कुछ सेकंड के लिए उस पर चलने का मौका मिलेगा, बारी बारी से। अच्छा, टाइम शेयरिंग जैसा। बिल्कुल। और CDMA का तरीका सबसे अलग था। उसने कहा, सारी गाड़ियां एक ही सड़क पर एक साथ चलेंगी, लेकिन हर गाड़ी एक अलग भाषा में बात करेगी ताकि कोई किसी से ना टकराए। मतलब हर यूजर को एक यूनिक कोड दिया गया। वाह, ये तो बहुत साफ हो गया। तो CDMA सैद्धांतिक रूप से ज्यादा कुशल और सुरक्षित था, क्योंकि हर किसी की बातचीत अपने कोड में बंद थी। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। CDMA ने स्पेक्ट्रम का बेहतर इस्तेमाल किया, लेकिन 2G के बाद हम सीधे 3G पर नहीं कूदे। बीच में एक छोटा सा पड़ाव था, 2.5G। GPRS। हाँ, GPRS। और इसी ने मोबाइल इंटरनेट की शुरुआत की है ना? किताब में पैकेट स्विचिंग का जिक्र है, जो सुनने में बहुत तकनीकी लगता है। इसे एक मजेदार एनालॉजी से समझते हैं। इससे पहले सर्किट स्विचिंग होती थी। ये ऐसा था, मानो आपको दिल्ली से मुंबई फोन करना है तो आपके लिए एक पूरी टेलीफोन लाइन बुक कर दी जाती थी। जब तक आपकी कॉल चलती, उस लाइन पर कोई और नहीं आ सकता था, भले ही आप बीच में चुप क्यों ना हो। हाँ, ये बहुत ही अकुशल था। 2.5G ने पैकेट स्विचिंग को पेश किया। इसने आपकी आवाज या डेटा को छोटे छोटे पैकेट्स या कह लीजिए कारों में तोड़ा और उन्हें ट्रैफिक में छोड़ दिया। अच्छा। हर कार अपना रास्ता खुद ढूंढती और मंजिल पर पहुंचकर वापस जुड़ जाती। इसी वजह से मोबाइल पर हमेशा ऑन रहने वाला इंटरनेट संभव हुआ। और इसी नींव पर 3G ने मल्टीमीडिया की इमारत खड़ी की। एकदम। 3G ने हमें 2 Mbps तक की स्पीड दी, जो वीडियो कॉलिंग और मोबाइल पर वीडियो देखने के लिए काफी थी। इंटरनेट अब सिर्फ टेक्स्ट और इमेज तक सीमित नहीं रहा। और फिर आया 4G, जिसका एक ही मकसद था, स्पीड। इसमें चलते फिरते 100 Mbps तक की स्पीड ने हाई डेफिनेशन स्ट्रीमिंग को हमारी जेब में पहुंचा दिया। तो ये सिर्फ स्पीड का नहीं, बल्कि हमारी आदतों को बदलने का सफर था। इतनी स्पीड और हर वक्त की कनेक्टिविटी का मतलब है कि अब हमारी पूरी जिंदगी इन डिवाइसेस पर है। लेकिन मुझे लगता है कि इसने चोरों और धोखेबाजों के लिए भी एक नया डिजिटल दरवाजा खोल दिया है ना? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। जैसे ही दुनिया कनेक्ट हुई, खतरे भी नए नए रूप में सामने आए। अध्याय में 3 मुख्य डिजिटल दुश्मनों का जिक्र है, वायरस, वर्म और ट्रोजन हॉर्स। लोग अक्सर इन तीनों को एक ही समझ लेते हैं। हाँ, पर इनके काम करने का तरीका बहुत अलग है। तो इनमें असल फर्क क्या है? देखिए, वायरस एक परजीवी की तरह है। उसे जिंदा रहने और फैलने के लिए एक होस्ट की जरूरत होती है, जैसे कोई प्रोग्राम फाइल या डॉक्यूमेंट। जब आप उस इन्फेक्टेड फाइल पर क्लिक करते हैं, तभी वायरस एक्टिवेट होता है और दूसरे प्रोग्राम्स को संक्रमित करना शुरू कर देता है। अच्छा। वर्म इससे कहीं ज्यादा खतरनाक और आजाद है। उसे किसी होस्ट की जरूरत नहीं, वो एक स्टैंड अलोन प्रोग्राम है। मतलब उसे फैलने के लिए किसी इंसान की गलती, जैसे किसी फाइल पर क्लिक करने की भी जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं। वो नेटवर्क में सुरक्षा की कमियों को ढूंढता है और खुद ब खुद अपनी कॉपी बनाकर एक कंप्यूटर से दूसरे में फैलता जाता है, और यही उसे इतना विनाशकारी बनाता है। कोई उदाहरण है इसका? हाँ, 2017 में आया WannaCry रैंसमवेयर एक वर्म ही था। उसने दुनिया भर के अस्पतालों और कंपनियों के कंप्यूटरों को बिना किसी के क्लिक किए ही लॉक कर दिया था, क्योंकि वो नेटवर्क में खुद ब खुद फैल रहा था। बिल्कुल, ये एक वायरस के बस की बात नहीं। और तीसरा है ट्रोजन हॉर्स, जो सबसे बड़ा धोखेबाज है। इसका नाम तो उस ग्रीक कहानी जैसा लगता है। और ये काम भी वैसे ही करता है।
ये एक काम का सॉफ्टवेयर जैसे कोई गेम या फोटो एडिटर होने का नाटक करता है। आप उसे डाउनलोड करते हैं, लेकिन उसके अंदर एक दुश्मन छिपा होता है। और वो क्या करता है? वो अपनी कॉपी नहीं बनाता, लेकिन चुपचाप बैकग्राउंड में आपका डेटा चुरा सकता है, आपके पासवर्ड रिकॉर्ड कर सकता है, या हैकर को आपके कंप्यूटर का पूरा कंट्रोल दे सकता है। ये बाहर से तोहफा लगता है, पर अंदर बर्बादी छिपी होती है। ये तो बहुत डरावना है। अच्छा, एक चीज जो मुझे हमेशा परेशान करती है वो है कुकीज। हर वेबसाइट मुझसे इसे एक्सेप्ट करने के लिए कहती है। ये असल में है क्या, और क्या मुझे चिंता करनी चाहिए? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। कुकीज अपने आप में बुरी नहीं हैं। वे बस एक छोटी सी टेक्स्ट फाइल हैं जो वेबसाइट आपके ब्राउजर में सेव करती हैं, ताकि वो आपको याद रख सकें। जैसे शॉपिंग कार्ट को याद रखना। बिल्कुल। जब आप किसी शॉपिंग साइट पर लॉगिन करते हैं तो कुकी की वजह से ही आपका कार्ट याद रहता है। लेकिन चिंता की बात प्राइवेसी है। कुछ थर्ड पार्टी कुकीज आपकी ऑनलाइन गतिविधियों को ट्रैक करती हैं। आप कौन सी वेबसाइट पर गए, क्या खरीदा, क्या पढ़ा, और ये डेटा फिर विज्ञापन कंपनियों को बेचा जाता है, ताकि वो हमें टारगेटेड विज्ञापन दिखा सकें। तो ये सुविधा और जासूसी के बीच की एक महीन रेखा है। तो इस डिजिटल वाइल्ड वेस्ट से हम खुद को बचाएं कैसे? अध्याय में फायरवॉल का जिक्र है। इसे नेटवर्क का सिक्योरिटी गार्ड कहा जाता है, पर यह काम कैसे करता है? सिक्योरिटी गार्ड एक अच्छी शुरुआती एनालॉजी है। फायरवॉल आपके प्राइवेट नेटवर्क, मतलब आपके घर का वाईफाई, और बाहरी इंटरनेट के बीच खड़ा होता है। लेकिन आज के फायरवॉल सिर्फ गार्ड नहीं, बल्कि एक पूरी इंटेलिजेंस एजेंसी की तरह हैं। शुरुआती फायरवॉल सिर्फ ये देखते थे कि डेटा कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है, पर आज के नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल डेटा के अंदर झांक कर देखते हैं। वो पैटर्न का विश्लेषण करते हैं। हाँ, और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करके उन खतरों को भी पहचानते हैं जिन्हें पहले कभी देखा नहीं गया। वे खतरे को गेट पर पहुंचने से पहले ही भांपने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब कोई इन सुरक्षा उपायों को तोड़कर अंदर आ ही जाता है, तब बात कानून की आती है। यहीं पर साइबर अपराध और भारत के आईटी एक्ट की भूमिका शुरू होती है। हाँ, क्योंकि हर समस्या का समाधान तकनीकी नहीं हो सकता। साइबर अपराध कोई भी ऐसा अपराध है जिसमें कंप्यूटर या नेटवर्क का इस्तेमाल हो, जैसे ऑनलाइन किसी को परेशान करना या साइबर स्टॉकिंग। बिल्कुल। साइबर स्टॉकिंग, पायरेसी, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड, इन सब से निपटने के लिए भारत ने साल 2000 में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम यानी आईटी एक्ट बनाया। इस कानून का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसके दो बड़े उद्देश्य थे। पहला, ई कॉमर्स और डिजिटल लेन देन को कानूनी मान्यता देना। डिजिटल सिग्नेचर को कानूनी बनाना। हाँ, जिससे ऑनलाइन व्यापार संभव हुआ। और दूसरा, साइबर अपराधों के लिए एक कानूनी ढांचा और सजा तय करना। जैसे इसकी धारा 66 हैकिंग को परिभाषित करती है। अगर कोई जानबूझकर किसी कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है तो ये एक अपराध है। यह कानून डिजिटल दुनिया के लिए नियम कायदे तय करता है। अपराध के बाद से चोरी की बात भी दिमाग में आती है। ऑनलाइन दुनिया में जहां हर चीज को कॉपी करना इतना आसान है, वहां मालिकाना हक या ओनरशिप का क्या मतलब है? यहीं पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी आईपीआर का कॉन्सेप्ट आता है। बिल्कुल। आईपीआर का मतलब है आपके दिमाग की रचना पर आपका अधिकार। ऑनलाइन दुनिया में ये बेहद जरूरी है। अध्याय में 3 मुख्य प्रकार बताए गए हैं: पेटेंट, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट। सही। पेटेंट किसी नए आविष्कार के लिए होता है। ट्रेडमार्क किसी ब्रांड के नाम या लोगो की रक्षा करता है। और कॉपीराइट जो डिजिटल दुनिया में सबसे ज्यादा प्रासंगिक है। आपका लिखा कोड, आपकी खींची हुई फोटो, आपका बनाया संगीत, ये सब कॉपीराइट के अंतर्गत आता है। मतलब कोई आपकी इजाजत के बिना उसे इस्तेमाल नहीं कर सकता? नहीं कर सकता। सॉफ्टवेयर पायरेसी इसी कॉपीराइट कानून का उल्लंघन है। इसी से जुड़ा एक और दिलचस्प अंतर किताब में हैकिंग और क्रैकिंग के बीच बताया गया है। हम तो आमतौर पर दोनों को एक ही समझते हैं। हाँ, और ये एक आम गलतफहमी है। हैकर शब्द की शुरुआत 1960s के दशक में MIT में हुई थी, और तब इसका मतलब पॉजिटिव था। अच्छा। हैकर वो व्यक्ति होता था जो किसी सिस्टम को उसकी सीमाओं तक परखता था, सिर्फ ये जानने के लिए कि वो कैसे काम करता है और उसे बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। उनका इरादा नुकसान पहुंचाना नहीं था। उनका इरादा सीखना और खोजना था। बिल्कुल। क्रैकर वो व्यक्ति है जो गलत इरादे से किसी सिस्टम में सेंध लगाता है, डेटा चुराने, पैसे ऐंठने या सिस्टम को बर्बाद करने के लिए। तो आज मीडिया जिसे हैकर कहती है, तकनीकी रूप से वो ज्यादातर क्रैकर होता है। तो इसका मतलब है कि सभी हैकर बुरे नहीं होते। शब्द का मतलब ही समय के साथ बदल गया है। चलिए अब उस सबसे बड़ी इंटरनेट सेवा की बात करते हैं जिसके बिना हम आज की दुनिया की कल्पना भी नहीं कर सकते, वर्ल्ड वाइड वेब। www। हाँ, ये सब बना कैसे है? इसकी बुनियाद क्या है? इसकी बुनियाद 2 मुख्य भाषाओं पर टिकी है,
HTML और XML। इसे ऐसे समझिए कि वेब पेज एक घर है। ठीक है। HTML यानी हाइपरटेक्स्ट मॉकअप लैंग्वेज उस घर का ब्लूप्रिंट या ढांचा है। ये ब्राउजर को बताता है कि हेडिंग कहाँ होगी, पैराग्राफ कहाँ होगा और लिंक कहाँ होगा। ये सिर्फ दिखाने पे ध्यान देता है। हाँ, और XML यानी एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज का काम दिखाना नहीं, बल्कि डेटा को समझाना और उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है। अच्छा, वो कैसे? अगर HTML घर का ढांचा है तो XML घर के अंदर के सामान की लिस्ट है। वो ये नहीं बताता कि सोफा कहाँ रखना है, बल्कि ये बताता है कि ये एक सोफा है, इसका रंग लाल है और इसकी कीमत इतनी है। ये डेटा को एक स्ट्रक्चर देता है। बिल्कुल, जिससे अलग-अलग ऐप्स उस डेटा को आसानी से समझ सकें। इसी ने वेब को सिर्फ जानकारी दिखाने वाली जगह से एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जहां एप्लीकेशंस एक दूसरे से बात कर सकते हैं। और इन सभी HTML पेजों को आपस में जोड़कर ही टिम बर्नर्स-ली ने वर्ल्ड वाइड वेब बनाया। बिल्कुल, www इंटरनेट पर दौड़ने वाली एक सेवा है। ये हाइपरलिंक्स के जरिए आपस में जुड़े हुए अरबों पेजों का एक ब्रह्मांड है। अध्याय में वेब पेजों के 2 प्रकार भी बताए गए हैं, स्टैटिक और डायनामिक। ये वही फर्क है जो किसी कंपनी के अबाउट अस पेज और मेरे सोशल मीडिया फीड के बीच है ना? एकदम सही। स्टैटिक पेज एक छपी हुई किताब की तरह है। आप उसे आज खोलें या कल, उसका कंटेंट वही रहे। सीधा साधा HTML। हाँ, लेकिन डायनामिक पेज एक जादुई किताब की तरह है जिसका कंटेंट हर बार खोलने पर बदल जाता है। आपका सोशल मीडिया फीड, न्यूज़ वेबसाइट का होम पेज, ये सब डायनामिक है। ये सर्वर पर मौजूद डेटाबेस से रियल टाइम में जानकारी खींचकर आपको दिखाते हैं। और हम इस विशाल ब्रह्मांड तक पहुंचते हैं एक URL के जरिए। अध्याय में इसका भी विश्लेषण है। क्या हम एक उदाहरण से URL के हिस्सों को समझ सकते हैं? जरूर। मान लीजिए URL है http://www.school.com/syllabus। इसके 3 मुख्य हिस्से हैं। पहला, HTTP, ये प्रोटोकॉल है। ये नियम है जो बताता है कि आपका ब्राउजर और वेब सर्वर आपस में किस भाषा में बात करेंगे। ठीक है। दूसरा, www.school.com, ये होस्ट का नाम है। ये उस सर्वर का पता है जहां वो वेबसाइट रहती है। उस डिजिटल लाइब्रेरी का नाम। सही कहा। और तीसरा, सिलेबस, ये फाइल का पाथ है। ये उस लाइब्रेरी के अंदर उस खास शेल्फ और किताब का नंबर है जिसे आप ढूंढ रहे हैं। ये आपको सटीक जानकारी तक पहुंचाता है। तो ये पूरी प्रक्रिया एक डिजिटल लाइब्रेरी की तरह है, जहां URL किताब का पता है, वेब सर्वर वो लाइब्रेरी है और हमारा ब्राउजर वो लाइब्रेरियन है जो हमारे लिए वो किताब ला कर देता है। बहुत खूबसूरत उपमा है और ये सब पलक झपकते ही हो जाता है। तो इन सब का क्या मतलब निकलता है? हमारे फोन की G से लेकर हमारे डेटा की सुरक्षा करने वाले फायरवॉल तक, ये अध्याय उस जटिल इकोसिस्टम की एक तस्वीर पेश करता है जिसे हम रोज इस्तेमाल करते हैं। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि एक पूरा ताना बाना है। और यहाँ आकर्षक बात यह है कि ये सभी परतें एक दूसरे पर कैसे टिकी हैं। मोबाइल तकनीक कनेक्शन की संभावना पैदा करती है, वेब सेवाएं उस पर कंटेंट बनाती हैं। और इस खुली दुनिया में पनपते खतरों से निपटने के लिए हमें सुरक्षा और कानूनी ढांचों की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल, एक के बिना दूसरा अधूरा है। ये एक लगातार विकसित होता हुआ संतुलन है। अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ते हैं। इस अध्याय में वेब 2.0 का जिक्र है, जो यूजर द्वारा बनाए गए कंटेंट यानी ब्लॉग, विकी और सोशल मीडिया पर केंद्रित था। आज हम AI द्वारा बनाए गए कंटेंट और मेटावर्स जैसी वर्चुअल दुनिया के युग में कदम रख रहे हैं। तो सोचिए कि वेब 3.0 या वेब 4.0 के मूल सिद्धांत क्या हो सकते हैं और वे अपने साथ सुरक्षा, कानून और बौद्धिक संपदा की कौन सी नई और अनसुलझी चुनौतियां लेकर आएंगे।